Okay, so those who have joined just now, we were doing cracking towards the end yesterday. आज मैं उससे आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक एग्जांपल जो एक कॉन्सेप्ट मैंने कल एंड पे कहा था कि इम्पोर्टेंट है, उसमें से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, तो आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट। और वो एग्जांपल ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास C5H12 है, पेंटेन बाय द वे, और उसका 1 मोल लेके हमने इसकी क्रैकिंग कर दी, तो विच वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जिनको मैंने लेटर XYZ इस तरह से लिखा हुआ है JTL से, तो इनमें से कौन से कंपाउंड पॉसिबल नहीं है? ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में एग्जामिनर ने इसको इस तरह से दिया हुआ है, लाइक यू गॉट दीज ऑप्शंस ABCD इस तरह से, और उसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, और लेटर्स लिखे हुए मतलब XYKL, मैं सारे नहीं लिख रहा, यू डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर दैट, लेकिन आपने टेक्निकली ये चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड नहीं बन सकता, और जिस ऑप्शन में वो कंपाउंड आपको नजर आएगा दैट ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने 1 मोल को माइंड में रखना है कि 1 मोल मींस 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। तो जब आप इतने सारे मॉलिक्यूल इसके लेके क्रैकिंग करोगे तो उसमें कोई मॉलिक्यूल किसी तरह ब्रेक होगा, कोई किसी तरह ब्रेक होगा, एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट इज विल बी फॉर्म्ड एक्सेप्ट अ बिगर कंपाउंड or the same compound. So a bigger compound or same compound, these two will not be formed. तो अब इस चीज को माइंड में रख के जरा मुझे बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड इसमें नहीं बनेंगे? L will not be formed definitely. So this L cannot be formed. How about K? के भी नहीं होगा। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं तो हो सकता है ठीक कह रहे हैं, पूछ लेते हैं। K भी नहीं बनेगा? Anyone disagreeing with that? I guess K will be formed because K is not same. ठीक है, ये देखो C5H10 है, पेंटीन एल्कीन है, और ये एल्केन है, तो सेम का मतलब होगा कि पेंटेन ही वापस होता, इधर C5H12 होता, बट दिस इज नॉट द वन। इनफैक्ट इसी के ऊपर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सेम का मतलब है कि C5H12 दैट इज सेम, राइट? C5H10 has lost some hydrogen, so it's different, so it will be formed. In fact, among these options, all of these will be formed, क्योंकि ये तो सारे छोटे हैं उससे, वैसे भी सिर्फ इन ऑप्शंस में L will not be formed। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर MCQs आपको 2-3 मिलेंगे पास पेपर में, और आप you would see के some questions repeat every 4-5 years। तो जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए तो आपने बस ये सेम और बिगर को क्रॉस कर देना है, बाकी सब बनेंगे, माइंड ओपन करके उसको अटेम्प्ट करेंगे। एक और एग्जांपल मुझे याद आ गई, वो भी अक्सर स्टूडेंट गलत आंसर करते हैं उसको, तो वो भी मैं लिखता हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें पहले प्लीज। अच्छा, एक ये मीथेन इज द स्मॉलेस्ट एल्केन, तो अगर हम मीथेन की क्रैकिंग कर लें, वैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो क्रैकिंग है उसका ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक लार्ज चेन एल्केन्स और कंपाउंड्स इनटू स्मॉलर वंस। तो जब आप लार्ज एल्केन्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर, तो दैट इज sort of done at industry because that give us the useful commercially good viable compounds as a result. But if you're asked whether methane can be subjected to cracking, तो आंसर इज यस, मीथेन की भी क्रैकिंग हर चीज की हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन इस के इसकी क्रैकिंग से प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कोई सोच के बता दे। हिंट सिर्फ इतना है कि मीथेन का मोल 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग ऑफ मीथेन? ऑनलाइन वाले भी बताएं जरा, कोशिश करें। यस, दैट्स करेक्ट आंसर, गुड, लेकिन ऑनलाइन वाले बताएं जी। यस एम आई CH2। अच्छा, you need to try and make some stable possible product। stable possible product का मतलब है कि CH2 exist नहीं कर सकता, इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, it just has
2 hydrogens on it, so this will not be formed. और लोग बताएं बेटा, ट्राई करो ना। ऐसी चीज आप बनाओगे जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती हो। Carbon? Good, now you are very close. So we'll get carbon. And what about hydrogen? It will form carbon and hydrogen. ठीक है, और इसको 1 मोल के साथ बैलेंस करना है तो ये 2H2 हो जाएगा। Carbon will be solid, hydrogen will be gas. So cracking of methane results into formation of carbon and hydrogen. In fact होता ही है कि मीथेन में तो we got 4 hydrogens attached with 1 carbon directly. तो होता ही है कि जब एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, क्रैकिंग में बेसिकली बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी इज लाइक 410 किलो जूल्स पर मोल। तो अब जब एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और उतनी एनर्जी मिल रही है तो सारी ब्रेक हो जाएंगे ये वाले। तो जब सारे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वी वुड एंड अप विद कार्बन एंड जो हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे वो मिलके H2 बन जाएंगे मॉलिक्यूल। तो ये होता है। तो मीथेन्स क्रैकिंग रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें अगर आपसे एग्जामिनर कोई ऑब्जर्वेशन पूछ ले, व्हाट डू यू सी इन दिस रिएक्शन, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कहीं पड़ी होती हैं और वो एग्जामिनर कहीं पे दूसरी जगह पूछ रहा होता है, बिकॉज अगेन एन ऑब्जर्वेशन वंस यू लर्न इट डज नॉट चेंज अदरवाइज। तो इस रिएक्शन की कोई जी बेटा, Formation of black solid? ब्लैक पाउडर, गुड। ब्लैक पाउडर सूट जिसको हम बोलते हैं, एल्कीन्स की कंबशन में ब्लैक पाउडर सूट बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन। तो ब्लैक पाउडर वुड बी द ऑब्जर्वेशन। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखना, ठीक है। बबल्स हमें नजर आते हैं सोल्यूशन में, लिक्विड में। इधर तो वो गैस है, गैस से गैस बन रही है, दोनों कलरलेस है, सिर्फ ब्लैक पाउडर ही नजर आएगा बस। तो ये वो चीजें थी एक दो जो क्रैकिंग में रहती थी, कल मैंने एंड पे मेंशन नहीं की, टाइम नहीं था इतना। अब कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ ले, एल्स विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बल्कि उस पर जाने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा जो ऑर्गेनिक में आगे थ्रू आउट हम रिएक्शंस में यूज करते हैं। पहले वो समझेंगे फिर हम थर्ड रिएक्शन पे आएंगे। ओके, सो before going to the third reaction, that is free radical substitution of alkanes, we have this concept about bond breaking in organic chemistry especially. तो bond breaking जो है वो chemistry में दो तरह की है। bond breaking इसको हम bond fission भी कहते हैं। bond breaking और bond fission। जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिजन इज के अगर आप कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वो कैसे ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हैपेंस इन 2 डिफरेंट वेज। एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली एंड इट्स अबाउट कोवलेंट कंपाउंड्स। तो एक टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो होती है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और होमोलिटिक फिजन। Homolytic bond breaking is actually shown by half curly arrows. अभी आप लोग मेरे साथ इसको लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। It's shown by half curly arrows और half curly arrow इस तरह से, जैसे curly arrow और one sided head उसका बनाओगे। और दूसरी बात ये है इसमें कि in this case neutral और free radicals are formed। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूट्रल होते हैं पार्टिकल्स उनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। न्यूट्रल और फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। इसके एक एग्जांपल मैं आपको इधर लिखता हूँ जो हमने आगे अभी पढ़नी भी है। अगर हम क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं तो इट्स लाइक फ्रॉम द बॉन्ड वी पुट दिस टू हाफ कर्ली एरोज। जब आप किसी बॉन्ड पे इस तरह से 2 हाफ एरोज लगे हुए देखें, one pointing towards one atom and the other pointing towards the other atom, तो इसका मतलब ये होगा कि the 2 electrons which are being shared between these 2 atoms, they are actually taken up
by each atom again and they separate. Like जो इलेक्ट्रॉन एक एक एटम्स ने अपना अपना शेयर किया हुआ था, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो रहे हैं. As a result of it, we would simply get neutral atoms of chlorine. और ऊपर हम उसके डॉट लगाते हैं इस तरह से, just to emphasize the fact that it doesn't have any charge, it is neutral. So I repeat, a dot refers to a chlorine atom, neutral. जैसे वो बॉन्डिंग से पहले था, रिएक्शन करने से पहले भी एटम्स आर न्यूट्रल, और जब उनके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो भी ये न्यूट्रल. So the pair of electron that we had here, one electron was from one chlorine and the other was from the other chlorine atom. तो जब ये आपने एक एरो हाफ एरो इस साइड पे पॉइंट किया और एक हाफ एरो इस साइड पे पॉइंट किया, तो दैट एरो, these arrows indicate the movement of electron. ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके पास जा रहा है जो इसका अपना था बाय द वे, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो इसके पास वापस जा रहा है. The direction of the arrow is extremely important, क्योंकि आगे हमने मैकेनिज्म में ये एरोज पॉइंट करने होते हैं कि ये यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, तो फिर आप वहाँ पर इनकी डायरेक्शन को बहुत केयरफुली ड्रॉ करेंगे. एग्जामिनर्स से कि रैंडमली पॉइंटेड एरोज कैन नॉट बी असाइंड विद मार्क्स. तो आपने बॉन्ड से एरो स्टार्ट करना होगा और क्लियरली उसको एटम के ऊपर पॉइंट करना है. आई मीन यू कैन नॉट डू दिस जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है. ऑल्दो एरोज हाफ हेड है, हाफ करली एरोज हैं, लेकिन आपने बॉन्ड से स्टार्ट करने और क्लियरली एटम पे पॉइंट करने. और इससे बड़ा जुल्म ये होगा कि आप दोनों को दोनों डायरेक्शन में लगाएं और कंप्लीट हेड कर दें, ठीक है. इस तरह की केमिस्ट्री अभी तक नहीं डिवाइड इन्वेंट हुई. तो आपने अगर दो एरोज लगाने एक बॉन्ड से, तो वो हाफ करली एरोज होंगे, ठीक है. कंप्लीट करली एरो की डिफरेंट मीनिंग है. तो बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और एटम पे पॉइंट करेंगे उसको. इलेक्ट्रॉन्स दिखाना मस्त नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए थे. यू जस्ट हैव टू शो द बॉन्ड हियर. इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ थोड़ा, लेकिन अब सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग भी लिख लेंगे, दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इज इनफैक्ट शोन बाय कंप्लीट करली एरो. वो हाफ करली एरो से शो करते हैं, और इसको इट इज शोन बाय कंप्लीट करली एरो. कंप्लीट करली एरो मतलब आप कर्ल बनाओगे एरो में और उसका हेड कंप्लीट होगा दोनों साइड से. ये देखिए एक स्ट्रेट एरो होता है ना, जैसे ये हम लगाते हैं, तो इसी एरो को अगर मैं कर्ल देके लिख दूं तो वी राइट इट कंप्लीट करली एरो इस तरह से. इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन का हाफ एरो इस तरह से स्ट्रेट, और इसको ही अगर मैं कर्ल देके लिख दूं तो इट वुड बी हाफ करली एरो. तो मैकेनिज्म्स जितने भी हम ड्रॉ करेंगे उसमें वी ड्रॉ दिस curly arrows, we never draw these straight arrows in mechanism जो आगे पढ़ने हैं. आपके एएस के सिलेबस में 4 mechanisms हैं टोटल. Only one of them has half curly arrow and rest all of them have complete curly arrow, ठीक है. टोटल वैसे ए लेवल में एएस A2 टोटल 5 मैकेनिज्म है. 5 में से 4 एएस में और एक A2 में है. तो 5 में से सिर्फ फर्स्ट वाला जो है उसमें हाफ एरोज हैं, बाकी सारों में ही कंप्लीट करली एरोज. इसकी एग्जांपल लिखने से पहले, इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. और इसकी एग्जांपल अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर जैसे HCl है. अब HCl के अगर बॉन्ड पे हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो क्लोरीन से, if you see this complete curly arrow pointing towards chlorine like that, like bond से start हो रहा है और वो क्लोरीन पे पॉइंट हो रहा है, सिर्फ complete head arrow. तो that would mean कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में जो शेयर हो रहे हैं, both of these two electrons are being taken up by the chlorine. मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का भी ले रहा है जो हाइड्रोजन ने शेयर किया था इसके साथ, वो भी अपने पास रख रहा है. तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास जाएगा तो हाइड्रोजन वुड बिकम पॉजिटिव आयन and chlorine will become negative ion. So heterolytic bond breaking leads to formation of charged particle, positive negative particle, इधर neutral बनते हैं जिन पे चार्ज नहीं होता, और दूसरा इसको हम complete arrow से शो करते हैं, complete head से. Again
द डायरेक्शन ऑफ एरो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक एरो होगा कंप्लीट एरो, तो दैट वुड इंडिकेट के बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली टेकन अप बाय द एटम जिसकी तरफ एरो पॉइंट हो रहा है। तो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी ये लेके जा रहा है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा इट वुड बिकम पॉजिटिव एंड द वन व्हिच इज टेकिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर वुड बिकम नेगेटिव। अब एक दो चीजें मैं खुद इसमें ऐड कर देता हूँ बिफोर यू गाइस आस्क सच अ क्वेश्चन लेटर, और खुद में सोचें अपने साथ। हाउ वुड यू नो कि कब कोई बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ठीक है, कि उस पर आपने कौन सा एरो लगाना है, कंप्लीट एरो लगाना है या हाफ एरो लगाना है। तो ये टेंशन आपकी नहीं है, जो आपके सिलेबस में 4 मैकेनिज्म्स हैं आपने बस वही याद रखने हैं। And among those 4 mechanism reaction, the first one has this half curly arrow और बाकी जितने भी हैं उनमें complete head arrows हैं। In fact, same bond, एक ही bond जो है वो different conditions में different तरह से break हो सकता है। कभी homolytically break हो सकता है, कभी heterolytically break हो सकता है। तो आपसे ये required नहीं है A level में कि आपको examiner unknown bonds दे के पूछ ले कि जी ये कब कैसे break होगा, apart from the reactions which are in your syllabus, and there are like 4 of them, I repeat. The first one only is half curly arrow, rest of the 3 are all complete curly arrows. तो ये स्टूडेंट्स कुछ पूछते हैं बाद में कि when would we know कि एरो कब कंप्लीट लगाना है, हाफ लगाना है, ये आपने इसकी टेंशन नहीं, लेकिन जो 4 मैकेनिज्म उनको आपने याद रखना है जरूर। हाँ, अगर किसी बॉन्ड पे आपको एग्जामिनर कोई एरो लगा के दे दे पहले से, लाइक लेट्स से अगर मेरे पास मेथनॉल का मॉलिक्यूल है CH3OH और इस पे वी पुट एन एरो हियर, मे बी लाइक बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इससे मैं एक एरो लगा देता हूँ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इससे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी आपको समझ होनी चाहिए एंड शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट टू। अब जब मैं कंप्लीट कर ली एरो लगा रहा हूँ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो दैट वुड मीन के इससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसमें दिस बॉन्ड विल ब्रेक, जो जिस बॉन्ड पे आपने एरो लगाया होगा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और the atom which gets the arrow towards it, जिसकी तरफ डायरेक्शन है, that atom would get the negative charge and the other atom would become positive। ठीक है, तो एक तो आपने वो बॉन्ड तोड़ देना है, उसके बाद आपने दोनों पे चार्जेस दिखा देने। so this would result into formation of CH3 positive plus ये OH नेगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे जब मेरे पास इस तरह से सिचुएशन होगी। बस आपको अगर कहीं अननोन रिएक्शन में किसी जगह पे एग्जामिनर आपको एरोज लगा के दे दे, तो आपको बस उससे प्रोडक्ट डिसाइड करने आने चाहिए कि इसका क्या प्रोडक्ट्स आएंगे बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद। तो कंप्लीट करली एरो हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, हाफ करली एरो वुड बी फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो अब ये वो एक चीज थी जो आगे हमारे मैकेनिज्म में यूज होनी है, इसलिए मैंने स्टार्ट में बता दी। इसमें किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लें प्लीज। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर लेते हैं एल्केन्स का थर्ड रिएक्शन, दैट इज क्लोरीनेशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। So after the combustion and cracking, the third reaction of alkanes is this chlorination or free radical substitution। Chlorination or free radical substitution of alkane, it's a very important reaction by the way, और this is also the first reaction where you get the mechanism, मतलब जो आपके टोटल 4 मैकेनिज्म है उनमें से फर्स्ट मैकेनिज्म इधर ही आ जाता है। तो पहले इसमें कुछ और चीजें, पहले नेट इक्वेशन लिख के मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट करता हूँ, और मैकेनिज्म तो मोस्ट प्रॉब्ली हम कल की क्लास में करेंगे स्टार्ट में, तो आप लोगों ने जल्दी से फौरन ज्वाइन करना कल।
अच्छा, इसमें ये रिएक्शन आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, इसका मैकेनिज्म ए लेवल में। ओ लेवल में जो आपने पढ़ा है वो ये है कि इफ यू गॉट दिस मीथेन एंड यू मेक इट रिएक्ट विद क्लोरीन in the presence of UV light, even at room temperature this reaction could happen but not in the absence of UV light. आपको UV light must चाहिए। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि इस मीथेन से एक एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्लोरीन आता जाएगा और हाइड्रोजन वुड कंबाइन विद द सेकंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl as a byproduct. So it would lead to formation of CH3Cl, it's plus HCl, मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से मिलके HCl और जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर क्लोरीन आ गया। इट्स लाइक मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं उसकी जगह क्लोरीन लगा दूं तो दिस वुड बिकम CH3Cl, ठीक है, और जो हाइड्रोजन आप हटा रहे हैं वो सेकंड क्लोरीन से मिलके HCl बन जाएगा। अच्छा, अब दिस रिएक्शन कंटिन्यूज until all these hydrogens are being taken away from the carbon. इस रिएक्शन की सारी इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। इट्स लाइक CH3Cl plus Cl2 would in presence of UV light form CH2Cl2 plus HCl, फिर CH2Cl2 plus Cl2 would form, one less hydrogen and one extra chlorine upon it, so CHCl3 plus HCl, और फिर जो एक हाइड्रोजन है CHCl3 plus Cl2, that would form CCl4 plus HCl. So this is like the complete substitution net equations of methane. इसमें मैकेनिज्म अभी नहीं है, जो हमने कल करना है। मैकेनिज्म इनफैक्ट इनिशियली हम पहले फर्स्ट स्टेप का करते हैं और उसके साथ पीरियड पे मैं आपको इसकी और जो टेक्निकलिटीज है उनका भी आइडिया दूंगा। लेकिन कुछ एक दो पॉइंट्स इसमें मैं ऐड कर दूं। इसमें यूवी लाइट थ्रू आउट हम यूज करेंगे। विदाउट यूवी लाइट दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन। और ये जो कंपाउंड इधर बन रहा है CHCl3, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, और इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। So chloroform is like the chemical which is used as anesthesia in hospitals before surgeries and also in the James Bond movies, I guess, बंदों को बेहोश करने के लिए। तो ये आपने इसका एज अ यूज याद रखना है, एनेस्थीसिया। क्योंकि कुछ एमसीक्यूज में एग्जामिनर ये प्रॉपर्टीज बता रहा होता है कंपाउंड की, और फिर आपने वो पिक करना होता है कि वो कंपाउंड कौन सा है। और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है CCl4, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, and this tetrachloromethane CCl4 is a very good organic solvent. It's a good organic solvent. You need to remember these two compounds by their name and by the use also, के कौन सा किस काम आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो CCl4 is a good organic solvent. Organic solvent आप कह दो या नॉन पोलर सॉल्वेंट। So one of the best non-polar solvents is CCl4। और ये क्यों नॉन पोलर होता है, हमने डायपोल मोमेंट में पढ़ा था, इसके डायपोल्स कैंसिल हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई बेस्ट पोलर सॉल्वेंट पूछे तो क्या बताएंगे? Which solvent is the best polar solvent? Water. Water, है ना। Water is one of the good polar solvent. तो नॉन पोलर में ये एग्जांपल आपको याद रखनी है, ये आपके सिलेबस में बाय द वे सारी चीजें। अच्छा, अब इसमें ये जितनी मैंने नेट इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट है, जिसको मैं परहैप्स स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज और डिटेल्स हैं सारी वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो परहैप्स वी कैन नोट इट डाउन। अभी हमारे पास हैं कोई अबाउट 7-8 मिनट्स।
Now the mechanism of this chlorination or free radical substitution, it happens in 3 stages, like mechanism. तो अभी जो मैंने इक्वेशंस लिखी थी क्लोरीनेशन की, उसका ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म का नेम इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जब हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। और अभी जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज द ओनली मैकेनिज्म इन योर सिलेबस वेयर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिजन वुड हैपन। उसके अलावा बाकी सारे कंप्लीट कर लिए एरो वाले हैं आपके सिलेबस। अच्छा, अब दिस रिएक्शन हैपेंस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो उसमें जो स्टेप्स है उनको मैं हेडिंग्स के साथ ही लिख दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे एक पर्टिकुलर स्टेप की इक्वेशन पूछ रहा होता है। तो आपने, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग टू मैनी और एक्स्ट्रा इक्वेशंस इन द मैकेनिज्म, इट्स अबाउट राइटिंग द करेक्ट रिक्वायर्ड इक्वेशंस। क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा इक्वेशंस जो होती है उसमें कुछ इनकरेक्ट होती हैं, वो अगर आप लिख दें तो करेक्ट के भी नंबर कटते हैं। तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखनी और इनसे कम नहीं लिखनी। फर्स्ट स्टेज इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में दिस रिएक्शन स्टार्ट्स, and that starts when UV light breaks down the chlorine molecule। तो जो Cl2 का मॉलिक्यूल है उसको ओपन करके हम ड्रॉ करेंगे और उस पर UV लाइट दिखाएंगे। सो दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक्स बाय हाफ कर्ली एरोस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये बन जाएगा 2Cl डॉट। ठीक है, इसके बाद आ गया नेक्स्ट प्रोपेगेशन स्टेज। Propagation stage or step is when the reaction propagates। प्रोपेगेंडा जैसे वर्ड होता है, एक चीज को स्प्रेड कर देना, फैला देना, बढ़ा देना। तो प्रोपेगेशन स्टेज पे ये जो रिएक्टिव रेडिकल्स बन जाते हैं क्लोरीन के, विच आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मच स्टेबल, बट दीज एटम्स आर हाईली रिएक्टिव एंड दे आर फ्री रेडिकल्स। दे वुड गो एंड स्टार्ट अटैकिंग मीथेन मॉलिक्यूल, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन पर अटैक करते हैं। तो उसको हम दिखाते हैं प्रोपेगेशन में। पहले स्टेप में मीथेन को आप शो कर सकते हैं ओपन, ना भी करे तो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट स्टेप में एरोज दिखाना मस्ट इनिशिएशन में। तो इसमें भी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है, थ्रू आउट होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो इसमें एक एरो कार्बन की तरफ पॉइंट होगा और एक हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ पॉइंट होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाके क्लोरीन से शेयर कर रहा है। एरो की डायरेक्शन बता रही है कि दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स ला के बॉन्डिंग करेंगे, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर HCl बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। और दिस कार्बन वुड हैव 3 हाइड्रोजन्स लेफ्ट ऑन इट, दैट वुड बिकम CH3 डॉट फ्री रेडिकल। अब ये जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल बनेगा इस जगह पर, ये फिर फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा। उसको भी हम प्रोपेगेशन में दिखाते हैं। इट्स लाइक CH3 डॉट प्लस Cl2 और उससे इट फॉर्म CH3Cl प्लस Cl डॉट। तो ये जो सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन में, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि दिस ऑर्गेनिक मिथाइल रेडिकल विच इज फॉर्म्ड, ये भी रिएक्टिव है। तो ये कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो यूवी लाइट से बच गए थे इनिशियली, ये उनको ब्रेक डाउन करके क्लोरीन अपने साथ बॉन्ड करेगा एंड मोर क्लोरीन रेडिकल्स विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल्स बन रहे हैं सेकंड स्टेज में, ये फिर रिएक्शन में चले जाएंगे और किसी और मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहे होंगे। सो दीज टू आर द स्टेप्स दैट यू मस्ट शो इन प्रोपेगेशन। फिर हम दिखाते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में एज द नेम शोज द रिएक्शन स्टॉप्स। तो इसमें जितने कोई रेडिकल्स एक दूसरे से एस्केप कर गए, perhaps they were not able to bond initially with each other, they start combining and form the final molecules। तो उसमें जो हम दिखाते हैं रिएक्शंस में, that will be CH3 dot and Cl forming CH3Cl again। Hydrogen combines with chlorine to form
HCl, and methyl radicals could combine with methyl radicals to make ethane, C2H6. That's the organic byproduct. Organic byproduct. तो ये सारे स्टेप्स आपने प्रोपेगेशन, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन दिखाने। टोटल 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस इसमें मस्ट हैं। इससे कम नहीं आप कर सकते। अगर ज्यादा करेंगे तो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टेक्निकली करेक्ट ना हो। और ज्यादा में से मतलब ये है कि अगर आप एक रिएक्शन ये दिखा दें टर्मिनेशन में कि क्लोरीन आपस में मिलके मॉलिक्यूल बन रहा हो, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। उसकी रीजन ये है कि दिस एनवायरनमेंट इज लाइक बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर क्लोरीन। इसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनना बहुत मुश्किल है। यूवी लाइट भी है और दूसरा ये जो मिथाइल रेडिकल है ये भी क्लोरीन को ब्रेक करता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट के अ क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड एंड इट कुड एग्जिस्ट इन द मीडियम एज अ मॉलिक्यूल। तो ये नहीं दिखाना। फिर एक रिएक्शन हम बहुत पहले लिखते थे सिलेबस में, अब उन्होंने निकाल दिया, दैट इज कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके H2 बाय प्रोडक्ट बना दे। तो ये भी किसी स्टेज पे हम बताते थे, लेकिन इसको भी अब एग्जामिनर्स ने रूल आउट कर दिया कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, अब मैकेनिज्म तकरीबन मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ और टेक्निकलिटीज है, मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी भी 2-3 पॉइंट्स में हाईलाइट करूँ। 1, अगर तो आप एक मैकेनिज्म को बैलेंसिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना, बैलेंसिंग इक्वेशन जैसे हम बैलेंस करते हैं, तो ये आपको नहीं समझ आएगा। और बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट ये सोचे कि ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल इधर है Cl2 और उससे ये फ्री रेडिकल बन गया 2, तो इन 2 फ्री रेडिकल में से एक इधर है तो सेकंड कहाँ गया, ये नहीं आपने सोचना। ये मैकेनिज्म आपको इन डेप्थ पिक्चर दे रहा होता है रिएक्शन की, किस मैकेनिज्म में ये पॉसिबल रिएक्शंस हो रहे हैं। एंड इवन इफ आई हैव 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे देखें, 6 × 10⁻23। तो यूवी लाइट सारे तो नहीं ब्रेक करती, बहुत से मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के रह जाते हैं जिनको मिथाइल ब्रेक कर देता है। बहुत से मिथाइल रेडिकल इनिशियली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते, बच जाते हैं, वो फिर टर्मिनेशन में जाके एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। so much chlorine and hydrogen atoms escape and finally they combine to form the molecules। तो आपने मैकेनिज्म को कभी बैलेंसिंग के सेंस में नहीं लेना, आपने नेट इक्वेशंस और ऑल पॉसिबिलिटीज रिएक्शन के सेंस में लेना है। जैसे ये लास्ट रिएक्शन मैंने इथेन बाय प्रोडक्ट दिखाया है यहाँ पे, ये हमने इससे पहले इक्वेशंस लिखी तो उसमें नहीं दिखाया। तो मैकेनिज्म हमें ऐसे रिएक्शंस भी बता रहा होता है जो टेक्निकली नेट इक्वेशंस में हम काउंट नहीं करते, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इस चीज को माइंड में रखें। अब इसकी 1-2 एक्सटेंशन एग्जांपल्स में बताऊंगा कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए, प्रोपेन, ब्यूटेन, उससे फिर आपसे एग्जामिनर क्या क्या चीजें पूछता है डिफरेंट, तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। कोई क्वेश्चन इसमें से है तो आप लोग पूछ लो पहले, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं स्पेशली। सर, तो प्रोपगेशन में फर्स्ट इक्वेशन है, उसके ऊपर जो क्लोरीन रेडिकल है उसके ऊपर एक छोटा कर्ली एरो है, इसका क्या मतलब है? नहीं, छोटे बड़े का नहीं इशू, हाफ कर्ली एरो ये है। और ये एरो क्लोरीन से पॉइंट हो रहा है मिडल में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एरोस दोनों पॉइंट हो रहे हैं मिडल में। इसका मतलब है कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, हाइड्रोजन इधर लाएगा, दोनों शेयर करके HCl बना देंगे। तो ये एरो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वुड कम टुगेदर टू फॉर्म HCl। ये है हाफ कर्ली एरो। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन पे भी 2 हाफ कर्ली एरो है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बन गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाके क्लोरीन के साथ मिलके HCl बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछें प्लीज। अभी इसको कुछ और चीजें मैं ऐड करूंगा कल की क्लास में भी, तो फिर हमारा एल्केन्स पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट एल्कीन्स हैं, फिर एल्कोहल्स हैं। इस तरह होपफुली इंशाल्लाह ये अब हमारा फर्स्ट सेकंड तक खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक भी वीकेंड पे हम कर रहे हैं, एनर्जेटिक्स इक्विलिब्रिया वो उधर चलता रहेगा। अब पास पेपर्स के लिए एक अलग क्लास में अनाउंस करूंगा, सर बिलाल से मैं बात कर लूँ, उसके बाद उस क्लास में हम पहले MCQs करेंगे फिर स्ट्रक्चर्ड पेपर करेंगे। ठीक हो गया बेटा? चलिए, दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफ़िज़।